नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज हम आपको बहुत खुशी का बात बताने ये वाले हैं कि आज से हम मुगल वंश का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ लिया, जिसमें कि गुलाम वंश था, आपका खिलजी वंश था, लोदी वंश था, सैयद वंश था। कुल मिलाकर 5 वंश आए थे आपका पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत वाला सीरीज में। तुगलक वंश भी था दिल्ली सल्तनत की सीरीज में। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे मुगल के बारे में, ठीक ना? आज हम मुगल के बारे में पूरा पढ़ेंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जो भी जितना भी राजा आएगा सबके बारे में एक एक वीडियो लाएंगे, ठीक? तो आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और फॉर्मेटिव होने वाली है, ठीक ना? तो चलिए सबसे पहले हम मुगल वंश को देखते हैं, जो 1526 से लेकर के 1707 तक भारत के गद्दी पे बना रहा। समझ रहे हैं ना? 1707 वो औरंगजेब के बाद भी 2-3 राजा आए थे वहां तक, उसके बाद अंग्रेज आ गए थे। तो सबसे पहले हम ये बाबर का देखेंगे। बाबर आए कहाँ थे, कहाँ से भारत में? एक्चुअली बाबर भारत में ही, इनको नोयता कौन दिया? बाबर भारत में ही आके शासन क्यों करने लगे? क्यों नहीं अपने ही देश फरगना में ही शासन किए? आखिर क्या ऐसा हुआ जो मिडिल ऑफ एशिया को छोड़ करके वो भारत की तरफ भाग आए? आखिर क्यों इब्राहिम लोदी हार गया? हर कुछ के बारे में जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले आज हम देखेंगे कैसे मुगल वंश की स्थापना होती है, और दिल्ली में लोदी वंश, जो सल्तनत वंश का अंतिम वंश रहा है, ठीक ना, उसका शासन कैसे चल रहा था और कैसे एकाएक मुगल पहुंच जाती है। दक्षिण में चले जाइए, भारत का स्थिति अगर देखेंगे तो जब शुरू शुरू में बाबर भारत एंट्री लिया था तो दिल्ली में किनका चल रहा था शासन? मुगल का, सॉरी, दिल्ली में चल रहा था लोदी वंश का। दक्षिण में चले जाओगे तो विजयनगर और बहमनी उभर के आ ही रहा था। हालांकि भारत में छोटे छोटे वंश उभर के आ ही रहे थे। भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा बटा हुआ था और बट भी रहा था। सब राजा आपस में लड़ करके छोटे छोटे टुकड़े में भारत को बांट रहे थे, ठीक ना? अखंड भारत कोई एक राजा शासन नहीं कर रहा था। तो ऐसा जो समय होता है ना, बहुत उपयोगी होता है, बहुत ज़्यादा ही उपयोगी समय होता है। ऐसा माना जाता है कि किसी विदेशी को आक्रमण इसी उपयोगी समय में करने का सबसे बढ़िया सुनहरा मौका होता है। जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा, ऐसा कहावत तो आप सुने ही होंगे। ठीक ऐसा ही हमारे भारत के अंदर हो रहा था। भारत के अंदर सीमा के अंदर छोटा छोटा राज्य बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्य का अलग अलग इंडिविजुअल राजा थे, छोटा छोटा राज था। मतलब सभी भाई मिले हुए नहीं थे, सब लोग अपना अपना घर था, सबका अलग अलग। समझ रहे हैं ना? यही मिल के रहते तो आज बाबर, जो हमारा विदेशी आक्रमण हुआ बाबर के द्वारा, ये होता ही नहीं और भारत में मुगल आते ही नहीं, ठीक ना? तो छोटा छोटा वंश में भारत टूटा हुआ था। इसी परिस्थिति का फायदा बाबर ने उठाया और भारत पे शासन स्थापित कर ही दिया। मुगल वंश की स्थापना सन 1526 ईस्वी में हुई और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। उसके बाद पूरा का पूरा मुगल वंश बिखर जाता है, और एक तरह से समझ लीजिए कि 1707 तक मुगल की सत्ता एक तरह से समाप्त ही हो जाती है। जो मूल रूप से मुगल वंश का शक्तिशाली शासक था ना, उसमें से आपका एक बाबर था, अकबर था, हुमायूं था, औरंगजेब था। इस तरह के शासक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, किसके? मुगल के। और 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के बाद बहादुर शाह फर्स्ट शासक बनता है, ठीक ना? फिर बहादुर शाह सेकेंड, फिर बहादुर शाह जफर तक शासन किसी तरह खींच खींच के चलता है 1857 तक। और फिर 1857 का जो विद्रोह होता है, 1857 के विद्रोह के बाद एकदम से मुगल का नाम निशान भारत से क्या होता है? मिट जाता है। उसके बाद मुगल का कोई जो वंशज है कोई शासन नहीं करता है। इस तरह से मुगल वंश हमारा बाबर से लेकर के बहादुर शाह सेकेंड, फिर बहादुर शाह जफर तक शासन किसी तरह खिंचाया। चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मुगल कौन थे। तो दो वंश से उत्पन्न एक लड़ाकू योद्धा था, कौन? मुगल। अब ये लड़ाकू योद्धा क्या होता है? तो तुर्क के चराताई शाखा अगर पढ़िएगा ना हिस्ट्री में डिटेल्स में जाकर के, तो तुर्क मुसलमान का एक चराताई शाखा होता है, ठीक ना? वही शाखा में
वही शाखा जो मिल के बना था मुगल। जैसे मुगल, मंगोल प्लस तुर्किस्तान, तुर्क और मंगोल, ये दोनों का जीन मिला करके बना था मुगल। मुगल का अर्थ होता है बहादुर। मुगल का मतलब क्या होता है? बहादुर। ठीक ना? एक्चुअली जो आपको डिटेल में हम बताएंगे, एक्चुअली बाबर के जो पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा और माँ का नाम था कुतलुब निगार खानम। पिता तैमूर वंश के थे जबकि माता मंगोल वंश की थी। अब माता मंगोल की थी तो चंगेज खान का वंश हो गया। इसीलिए बाबर अपना इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, है ना, सब दिन अपना इज्जत प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए बाबर जो था वो अपने आप को बताता था कि हम मंगोल के ही हैं। ठीक ना? अपने चंगेज खान का ही नाम ले लेता था। हालांकि तैमूर लंग का भी बहुत बड़ा नाम था जो उसके पिता वंशज थे। मंगोल का भी बहुत बड़ा नाम था। ये सब मध्य एशिया के लड़ाकू वंश में से एक थे। ठीक ना? तो बाबर एक लड़ाकू, मतलब मुगल का मतलब ही हो गया लड़ाकू। दो लड़ाकू वंश से उत्पन्न पुत्र बना मुगल, मुगल नाम पड़ा। तो मुगल के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या हुआ? बाबर। थोड़ा सा हम मुगल का इतिहास आपको बताने का प्रयास किए। बाबर का वास्तविक नाम अगर देखें तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। और बाबर के पिता का नाम, ये सब क्वेश्चन आता है एसएससी बीपीएससी वगैरह में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। उमर शेख मिर्जा। और माँ का नाम क्या है? कुतलुब निगार खानम। पिता कौन सा वंश से थे? तो पिता तैमूर लंग के वंश से बिलोंग करते थे और माता मंगोल वंश से बिलोंग करती थी। मंगोल आपको याद ही होगा, चंगेज खान वाला वंश। ठीक ना? इसलिए बाबर भी जो बने हैं तो प्रमुख लड़ाकू वंश से मिलकर बाबर बने हैं। जब जीन में लड़ाकू घुसा है तो बाबर कोई शांत थोड़े होंगे, समझ रहे हैं ना? इसलिए बाबर अपने आप को उच्च कुल का दिखाने का प्रयास करता था और बाबर अपने आप को बहुत प्रेस्टिजियस मानता था। क्योंकि उससे जानते हैं क्या लगता था? उसे लगता था मैं तैमूर लंग, तैमूर लंग के वंश का अपने आप को बताता था। चंगेज खान का नहीं बताता था, हालांकि हमको थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। अपने आप को क्या बताता था? तैमूर लंग के वंशज का, जो उसके पिता जिस वंशज के थे, तैमूर वंश। तैमूर लंग आपको बताए थे ना, तैमूर लंग का जो सेनापति खिज्र खान था, जिसको कौन सा क्षेत्र में छोड़ दिया गया था? लाहौर मुल्तान वाला क्षेत्र में छोड़ के तैमूर लंग अपने सेनापति खिज्र खान को छोड़ के चला गया था। वहीं से ना अपना अटैक वैटैक करके अपना एक नया वंश स्टार्ट किया, जिस वंश का नाम था, कौन सा वंश? याद करिए, सैयद वंश, है ना? बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। अब कहाँ हुआ था? तो फरगना में हुआ था। और जो तुर्क क्षेत्र, मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था? फरगना में। जो तुर्क क्षेत्र के भाग में पड़ता है, तुर्किस्तान जाइएगा ना तो वहीं पर एक छोटा सा जिला है फरगना, वहीं पे पड़ता है फरगना। वहीं पे बाबर का जन्म हुआ था। ठीक ना? और अपने पिता के साथ फरगना में ही बाबर रहते थे और उसके पिता वहाँ का शासक थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। और उसके पिता का पड़ोसी से अच्छा बनता नहीं था, झगड़ा झंझट चलते रहता था। किसका? बाबर के जो पिता हैं उनका जो पड़ोसी, अड़ोस पड़ोस का लोग है, उससे उसका बनता नहीं था, लड़ाई उड़ाई चलते रहता था। ठीक ना? कोई बहुत बढ़िया रिलेशन नहीं था। हालांकि पिता की मृत्यु 1494 ईस्वी में ही हो गई। अरे भाई साहब, 1483 में बाबर का जन्म और 1494 में मृत्यु, मात्र 11-12 साल का ये बाबर था ना। समझ लीजिए कितना कम उम्र का ये बाबर था जो अपने पिता को खो बैठा। और पिता को जाने के बाद इसको गद्दी पे आना पड़ा, उसके लिए इसको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ा? स्ट्रगल करना पड़ा। महज 11-12 वर्ष की उम्र में बाबर अपने पिता को खो दिया। मतलब जन्म हुआ 1483 ईस्वी में फरगना में, और 1494, मतलब 83-10-93-194, समझिए 11-12 साल का ही बाबर था और अपने पिता को क्या किया? खो दिया। आयु बहुत कम था बाबर का। ठीक ना? लगभग 11 से 12 साल की आयु था। हालांकि पिता के पड़ोसी से अच्छे संबंध ना होने के कारण बाबर को कम आयु में राजा बनने के लिए काफी चुनौती झेलनी पड़ रही थी।
पड़ोसी उसको मारना चाहते थे, क्योंकि सोचा पिता मर ही गया है, और पड़ोसी उसको सोचते थे मार दें बाबर को भी, ताकि इसका वंशज समाप्त हो जाए। तो किसी तरह पड़ोसी से लड़ते बचते एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया बाबर, ठीक ना, और पड़ोसी से काफ़ी युद्ध लड़ा। ठीक, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया? अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इसलिए इन चुनौती को ध्यान में रखते हुए बाबर के जो प्रारंभिक जीवन है वह बहुत ही निराशा से गुजरा। लड़ाई पीट झगड़ा झंझट, एक जगह स्थिर बाबर रहा ही नहीं। बहुत ही निराशा से उसका जीवन क्या हुआ, गुजरा शुरुआती जीवन, क्योंकि पड़ोसी भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक ना। बहुत ही निराशा से जीवन को गुजारा ये। खुशी नहीं था, बच्चा वाला एज था, लड़ाई झगड़ा में ही लीन रहा, खेलने कूदने की उम्र में इसे तलवार चलाना पड़ रहा था बाबर को। बहुत टफ हो गया था बाबर का जीवन, और बाबर ने अपने आसपास के क्षेत्र से काफ़ी संघर्ष किया। क्या किया? काफ़ी संघर्ष। और इसमें वह सबसे अधिक संघर्ष तुर्क वाला क्षेत्र से किया, तुर्किस्तान क्षेत्र से। तुर्किस्तान क्षेत्र का राजधानी क्या था? समरकंद। और बाबर का हमेशा से यही मन था कि हम समरकंद पर क्या करें? राज करें। बाबर एक ही सपना देखा कि हम समरकंद पे क्या करें? राज करें। इसका सपना बन गया था समरकंद वाला क्षेत्र। लेकिन इसका जो कहता है ना, जो चीज़ आपका सपना बनता है उसको पाने के लिए बहुत लड़ाई, बहुत मेहनत करना होता है ना, सपना ऐसे नहीं मिलता है। तो वही ऐसा ही हुआ कुछ बाबर के साथ। जो समरकंद वाला क्षेत्र पे वो जीतना चाहता था बाबर, उस पे उस पे अधिकार वहाँ मतलब स्थापित कर लेना इसके लिए थोड़ा टफ था। और शुरू-शुरू में ये युद्ध करके अपना शासन क्षेत्र स्थापित भी कर लिया था। कहाँ पे? समरकंद वाला क्षेत्र में। 1494 में उसने पहला अभियान किया समरकंद पे, लड़ाई किया, अटैक किया समरकंद पे। पिता 94 में गए और समरकंद पे अटैक कर दिया 94 में। समझिए कितना हिम्मतगर था बाबर, ठीक ना? और असफल रहा। कोई बात नहीं, उसने हार नहीं माना। और ठीक 3 साल के बाद अपने सेना को अच्छा सा ट्रेनिंग दिया बाबर, बहुत बढ़िया से ट्रेनिंग दिया, और 1494 में फिर समरकंद पे अटैक कर दिया, फिर अभियान जारी किया, ठीक ना। और जब 3 साल के बाद अच्छे से सेना को तैयार करके 1497 ईस्वी में समरकंद पे अटैक किया, तो इस बार क्या हुआ? बाबर जीत लिया। क्या हुआ? जीत गया। लेकिन वह समरकंद पर लंबे समय तक शासन नहीं किया। लगभग 100 दिन तक शासन किया समरकंद पे, ठीक ना। और फिर उसे वहां का लोग, स्थानीय लोग हटा दिया, शासन समाप्त हो गया और दूसरा शासक वहां आ गए। लेकिन फिर हिम्मत नहीं हारा। 100 दिन का मतलब कितना महीना होता है? 30 या 90, लगभग 3 साढ़े 3 महीना का दिन, 3 साढ़े 3 महीना ही शासन किया। मतलब समझ लीजिए 1497 में ही उसको हटा दिया होगा। कहाँ से? समरकंद से। वहाँ का स्थानीय लोग भी चाहता था वहाँ का लोकल लोग ही वहाँ का राजा बने, तो बाबर को डांट मार के किसी तरह दूसरे को राजा बनाकर बाबर को हटा दिया। फिर भी बाबर हार नहीं माना, और 1501 ईस्वी, 1497 में 4 जोड़ दीजिएगा तो 1501 आता है। फिर 4 साल के बाद जो बाबर है समरकंद पे फिर अटैक किया, क्योंकि बाबर का इच्छा दिल में एकदम छुपा हुआ था कि उसको समरकंद का राजा बनना है, तो बनना है, ठीक ना। तो उसने समरकंद पे अभियान किया और जीत गया फिर से। और इस बार पिछला बार बताए थे कि कुछ 100 दिन के लिए राजा बना था। इस बार जो 1501 में जीता ना, 8 महीना तक ये शासन किया लगातार। 8 महीना तक इसको कोई नहीं हटाया। फिर वहाँ का स्थानीय लोग में क्या हुआ नहीं हुआ, डांट मार के एकदम झंझट करके 8 महीना के बाद फिर इसको हटना पड़ा, ठीक। और 1504 ईस्वी, क्योंकि 1501 में जब आक्रमण किया था तो 8 महीना रहा। 97 में जीता था, 1497 में तो लगभग ये 100 दिन रहा था। 1504 ईस्वी आ गया, दिन घड़ी का कांटा कभी रुकता है? स्पीड में चलते रहता है। बीतते बीतते बाबर के जीवन में 1504 आ गया, और बाबर 22 से 23-24 साल का हो चुका था, है ना। पापा का मरा हुआ भी 10 साल हो गया था, और 1504 का समय आ गया बाबर के लाइफ में। फिर भी बाबर कहीं स्थिर रूप से कहीं की जगह शासन नहीं कर रहा था, ठीक ना। और इस बार वह समरकंद वाला क्षेत्र की तरफ 1504 में नहीं जा करके
इस बार सोचा कि भाई साहब समरकंद पे बार-बार हम जीत जाते हैं, फिर एक कभी 100 दिन, कभी 8 महीना में हमको भगा देता है। इससे अच्छा इस बार हम 1504 में समरकंद की तरफ आक्रमण नहीं करके हम अफ़गानिस्तान में जो काबुल वाला क्षेत्र है, उस पे शासन चलाते हैं। ठीक ना? तो वो सोचा कि मैं काबुल वाला क्षेत्र में ही इस बार क्या करता हूँ, शासन चलाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि बार-बार समरकंद वाला क्षेत्र में कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला है ही नहीं। तो इसके मन में ये डाउट आ गया कि भाई साहब बार-बार हम समरकंद वाला क्षेत्र में अटैक करते हैं और बार-बार हमको समरकंद वाले क्षेत्र से लोग भगा ही देता है, कभी 100 दिन, कभी 8 महीना। तो इस बार वो समरकंद की तरफ नहीं जा कर के काबुल वाला क्षेत्र पे अभियान चलाने का प्रयास किया, ठीक ना? कुछ बुजुर्ग भी उसको सलाह दिए थे कि क्या बार-बार भाई समरकंद पे ही अटैक करते हो? तुम लेफ्ट की तरफ नहीं जा कर के राइट की तरफ जाओगे तो उधर भारत है, सोने की चिड़िया है, उसको लूट लो। उसको पता चल गया कि लेफ्ट की तरफ नहीं जा करके एकदम उल्टा नहीं चल करके राइट की तरफ जाने लगेंगे तो भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये सब क्षेत्र आ जाएगा। उसको पता चला काबुल में राजनीतिक स्थिति बहुत कमजोर है। जो आपका अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है उसमें राजनीतिक स्थिति बहुत कमजोर है, कोई बहुत मजबूत राजनीतिक स्थिति है नहीं। तो उसको लगा कि इस तरफ जीतने से ज़्यादा आसान भी है जीतना और जीतेंगे तो हमको कोई भगाएगा भी नहीं, ठीक ना? लेकिन शुरू से ही उसका चॉइस हमेशा से दिल में मलाल रह गया था ना, वह समरकंद ही था। मजबूरी में हम आईएएस बनना चाहते हैं, नहीं बन पाई तो मजबूरी में हम दूसरा जॉब ले लिया, क्लर्क बन गए या फिर आईएएस बनना चाहते थे या मजबूरी में जो है ना कोई बिज़नेस करने लगे या फिर डॉक्टर बन गए मजबूरी में। या फिर हम मान लो आईएएस बनना चाहते थे या डॉक्टर बनना चाहते थे, मेरा दिल में हमेशा से डॉक्टर बनना था, लेकिन हम मजबूरी में फैमिली प्रेशर के कारण बैंक ऑफिसर बन गए। तो जीवन में मलाल रह जाता है, जो तुम्हारा सपना पूरा नहीं होता है ना, तुमको हमेशा वही सोचते रहोगे जीवन भर। वही चीज़ बाबर के साथ भी हो गया था, इसको समरकंद वाला क्षेत्र चाहिए ही था, इसके दिल में मलाल था। लेकिन ये समरकंद वाला क्षेत्र जीत नहीं पाया और उसने 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी के क्षेत्र पर जीतकर अपना शासन स्थापित कर लिया, ठीक ना? जीत गया और फिर 1507 ईस्वी में उसने जीत के जो आपका खुशी में अपने आप को बादशाह भी कहा दिया था कि उसको लग रहा था कि भाई हम जो हैं अफ़गानिस्तान के काबुल, मध्य एशिया के गजनी वाला क्षेत्र वगैरह सब जीत ही गए हैं। उसको लग रहा था युद्ध पे युद्ध हम कभी हारते नहीं हैं, लगातार हम युद्ध जीत रहे हैं। तो 1507 में जब उसने काबुल और गजनी का क्षेत्र बाबर जीता था, तो इसी खुशी के जीत में उसने अपने आप को बादशाह की उपाधि दे दिया था, ठीक ना? अपने आप को बादशाह कह के पुकारा था। अब भाई साहब हालाँकि बाबर के पूर्वज जो मिर्ज़ा थे, शेख मिर्ज़ा, वो मिर्ज़ा की उपाधि लगाते थे। अब बाबर बादशाह की उपाधि लगाने लगा, समझ रहे हो ना? जो बाबर के पूर्वज थे, शेख मिर्ज़ा, मिर्ज़ा की उपाधि लगाते थे और बाबर अपना एक पहला ऐसा मुगल शासक निकल के आया, जिसने अपने आप को बादशाह की उपाधि दिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ामिनेशन के लिए। हालाँकि फिर 1511 ईस्वी में बाबर एक बार फिर से उसका दिमाग में बोले ना मलाल रह गया था समरकंद, फिर एक बार समरकंद पे अभियान कर दिया 1511 ईस्वी में फिर से। काहे कि उसको लगा ना हम समरकंद जीत के ही रहेंगे। फिर से अभियान कर दिया समरकंद पे और फिर जीत भी लिया। बट 1 साल ही वहाँ का शासन किया और फिर वहाँ का लोग हल्ला करके, तमाशा करके, वहाँ का लोग मतलब 1 साल मतलब 1 साल जो है ना, ये लगभग वहाँ शासन किया। हाँ, वहाँ मतलब 1 साल तक फिर से ही शासन किया। शुरू में 100 दिन किया था, फिर 8 महीना किया था, फिर 1 साल वहाँ का शासन किया और 1512 ईस्वी में फिर वहाँ इसे भागना ही पड़ा। मतलब मतलब समझ लीजिए, अरे समझ लीजिए एक चीज़ हम देखते हैं कि जब वह शुरू में 100 दिन किया था शासन, उसके बाद लगभग 8 महीना किया था और फिर जाकर के 1 साल, फिर उसको भागना पड़ा। मतलब परेशान हो गया बाबर, बोला बेकार काबुल, गजनी वाला क्षेत्र को छोड़ कर के फिर समरकंद वाला क्षेत्र में आए और 1 साल ही शासन किया और फिर इसको वहाँ भागना पड़ा। जनता ही विद्रोह कर देता था, तमाशा होता था रोड पे,
किसी न किसी कारणवश दूसरे को शासन मिल जाता था, इसको भागना ही पड़ता था। 1 साल ही वहाँ फिर शासन किया और फिर भागना पड़ा। बाबर परेशान हो गया अपने जीवन से, हार थक गया कि भाई साहब सरकारी नौकरी मिल ही नहीं रहा है, कहीं स्थिरता आ ही नहीं रहा है जीवन में। बचपन से ही परेशान है, बचपन में पड़ोसी भुकाता था, अब जब हम 26, 27, 28 साल के हो गए तो एक जगह हम कहीं शासन रोक के कर ही नहीं पा रहे हैं। बार-बार समरकंद वाले लोग इसको धक्का मार के कभी 100 दिन में, कभी 8 महीना में या कभी साल भर में धक्का मार के भगा देता था बाबर को। तो बाबर इस बार बहुत परेशान हो गया और इस बार जब 1512 ईस्वी में बाबर जब सोचा ना तो इस बार कसम खाया कि अब हम समरकंद-पमरकंद वाला क्षेत्र का लालच छोड़ करके अब हम आगे ही बढ़ेंगे अपने जीवन में। और उसने काबुल की ओर शासन करने का मन एकदम बना ही लिया। इस बार एकदम हार थक गया अपने जीवन से। कौन? बाबर। एकदम इस बार मन बना लिया क्योंकि भारत की और राजनीतिक स्थिति उतनी मजबूत थी नहीं और उसने समरकंद सहित मध्य एशिया वाला क्षेत्र को छोड़ ही दिया। बोला भग छोड़ो, मतलब अपना भी क्षेत्र छोड़ दिया, अपना सेना वेना लेके निकल पड़ा और कसम खाया कि नहीं हम आगे ही बढ़ेंगे। और आप खुद सोचिए कि बाबर ने अपना आत्मकथा जो बाबर लिखा है ना, उसमें हुआ है शुरुआती जीवन कभी भी एक जगह रहकर 2 रमज़ान नहीं मतलब बनाया है, ऐसा उसका बाबर का जब आत्मकथा पढ़िएगा तो ऐसा कहा जाता है कि जो बाबर का टीन एज वाला एज था, बचपन का जीवन था बाबर वाला, वो एक जगह रह करके 2 रमज़ान कभी सेलिब्रेट किया ही नहीं है, इतना खराब उसका बचपन बीता है बाबर का, समझ रहे हैं ना? भाग-दौड़, झंझट, लड़ाई, इधर-उधर, मार-पछाड़ इतना हुआ है ना बाबर के जीवन में कि एक जगह रह कर के वो 2 रमज़ान कभी सेलिब्रेट किया ही नहीं है। 2 बार जैसे मान लीजिए आप पटना वाला क्षेत्र में हैं और पटना में रह के कभी आपके लाइफ में 2 रमज़ान नहीं आए, मतलब 2021 में भी या 2022 में भी, इस तरह का कभी हुआ ही नहीं है। मतलब वह इधर-उधर भागता ही रहा, कभी जीतने के लिए भागता था, तो कभी हारने के बाद भागता था। अब बाबर की दिशा मूर्ति है भारत की ओर और उसकी पहली अभियान भारत में 1519 में हो जाती है। अब आप बहुत एक्साइटेड होंगे कि 1519 में बाबर आखिर कहाँ आक्रमण किया। तो भारत पाकिस्तान एक ही था, तो पाकिस्तान का जो सीमा वाला प्रांत था ना, क्षेत्र था, सीमा वाला क्षेत्र में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में 2 क्षेत्र था इंपॉर्टेंट, एक बाजोर और दूसरा भेरा। ये दोनों को आक्रमण करके बाबर आसानी से जीत लिया, ठीक ना? और जीतने के बाद वहाँ अधिकार कर लिया, लेकिन वहाँ वाप मतलब अधिकार कर लिया बढ़िया से, लेकिन एक ट्रायल के रूप में बाबर यहाँ अटैक किया था बाजोर और भेरा पे, ठीक ना? तो बाबर को यहाँ मन उतना लग रहा नहीं था और एक ट्रायल के रूप में जब किया था, तो फिर वहाँ से बाबर क्या हुआ, सिर्फ एक ट्रायल के रूप में छोटे-छोटे युद्ध करना स्टार्ट किया और कई युद्ध बाबर जीत लिया। और वह भारत की ओर बढ़ते ही जा रहा था, छोटे-छोटे युद्ध को जीतते हुए वो बाबर भारत की तरफ बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। अब बाबर भारत की तरफ आ रहा है छोटे-मोटे राजा को हराते हुए, जिससे उसकी पूरी मनोबल बढ़ रही थी, क्योंकि वो हर युद्ध जीत रहा था छोटा-छोटा। जीतते जीतता था, वहाँ का धन लूटता था, स्थान को छोड़ देता था, राजा को अपने अंदर मिला लेता था, सैनिक को अपने अंदर मिला लेता था, जीतता था, सैनिक को अपने अंदर मिलाता था, जगह छोड़ देता था, फिर नया जगह आक्रमण करता था, सैनिक को मिलाता था, फिर जगह छोड़ देता था। अंत में वह पानीपत की लड़ाई की ओर आता है और 1519 में ही उसने भारत के क्षेत्र पेशावर पर सेकंड अभियान किया और उसे वहाँ भी जीत मिल गई, ठीक ना? पेशावर जो आपका अभी तो प्रेजेंट पाकिस्तान में ही पेशावर वाला क्षेत्र पड़ता है, उस पर पंजाब वाले क्षेत्र में पड़ता था पेशावर, ठीक ना? उसको भी जीत लिया, लेकिन पहले की तरह वह पुनः लौट गया कहाँ? पहले की तरह वह पुनः लौट गया और 1520 में उसने बाजोर और भेरा से लेकर पंजाब, जो अभी पाकिस्तान में है, जो आपका वो पेशावर वाला क्षेत्र, वो सब जीतने के जीतते बाबर आ रहा था, जीतते गया और अभियान चला चला कर बहुत सारा क्षेत्र सियालकोट जीत लिया, अपने अंदर मिला लिया,
कई अलग-अलग पंजाब वाला क्षेत्र, लगभग टोटल पंजाब जीत ही लिया। जो पंजाब एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से विदेशी घुसता ही है सीमा के अंदर, समझ रहे हैं ना? पंजाब ऐसा क्षेत्र है। और 1524 तक बाबर ने लाहौर सहित पंजाब का अधिकतर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, 1524 तक। हालांकि जब वह भारत के सीमा साइड जाना चाह रहा था तो समझ लीजिए कि वह जितना भी क्षेत्र था अधिकांश वह जीत ही लिया था। और भारतीय शासक चिंता में आ रहे थे कि कौन है बाबर, जितना युद्ध लड़ रहा है सब जीत ही रहा है, और भारतीय शासक चिंता में डूब रहे थे। और इतना छोटा-छोटा शासक चिंता में आए थे कि सबको लग रहा था अब मेरी बारी आएगी बाबर से हारने का, कोई सोच रहा था अब मेरी बारी आएगी। तो सभी छोटे-छोटे शासक मिल करके इब्राहिम लोदी का गोर पकड़ने के लिए दिल्ली चल गए। बोले इब्राहिम लोदी, वो लोदी वंश का शासक था, आपको पिछली वीडियो में पढ़ा है। सब इब्राहिम लोदी को जाके गोर पकड़ा कि इब्राहिम लोदी हम लोग का आप माए हो, बाप हो, सब आप ही हो। इब्राहिम लोदी आप हम लोग का भी सैनिक मिला लीजिए इब्राहिम लोदी, लेकिन ये बाबर जो आ रहा है ना दुश्मन, उसको किसी तरह आप हरा दीजिए। ठीक ना? आप ही हमारे माँ-बाप हैं, सब कुछ हैं। लेकिन इब्राहिम लोदी छोटे-मोटे शासक की इस बात पे बहुत हँसा और कोई ध्यान ही नहीं दिया। बोला है तेरी के तुम हारो जीतो इससे हमको क्या मतलब है? काहे कि इब्राहिम लोदी खुद चालू था, सोचा कि छोटा-छोटा शासक को बाबर हरा देगा, फिर हम बाबर को हरा देंगे। यही चीज़ इब्राहिम लोदी के मन में चल रहा था, इसलिए हँसी मुँह बात को उड़ा दिया। ठीक ना? इब्राहिम लोदी सपनों में नहीं सोचा कि बाबर हम पे भी भारी पड़ जाएगा, ठीक ना? उसको लगा छोटे-छोटे शासक को बाबर हरा देगा और हम फिर बाबर को हरा देंगे। इब्राहिम लोदी ने कहा नहीं, अभी हम बाबर पर अटैक नहीं करेंगे। जब तक वह दिल्ली खुद नहीं हमसे लड़ाई लड़ने के लिए हमको नहीं दहाड़ेगा, लड़ने के लिए हमको लेटर नहीं भेजेगा, हम खुद अपने मन से अटैक नहीं करेंगे। इसलिए तुम लोग जाओ और अपना काम करो, ठीक ना? तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। तो जो छोटे-छोटे शासक थे सब चिढ़िया गए बाबर पर, बोले साला के ये तो बहुत खत्म लग रहा है इब्राहिम लोदी, अपना सेल्फिश की तरह सोच रहा है, हम लोगों का इसको कोई चिंता ही नहीं है। तो सोचा कि अब एक काम करते हैं इब्राहिम लोदी के अच्छा हम बाबर एक तलवार पकड़ लेते हैं, गोर पकड़ लेते हैं और इब्राहिम लोदी को हटाने का अब हम बात करेंगे। ठीक ना? अब छोटा-छोटा शासक सब एक हो गया, इब्राहिम लोदी एक साइड हो गए और सब छोटा-छोटा शासक मिल करके बाबर का ही गोर पकड़ने के लिए मन बना लिया। जिस समय बाबर भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत कई अलग-अलग धर्म वाले शासक के टुकड़ियों में बटा हुआ था। कोई पंजाबी थे, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई राजपूत, कोई जट, अलग-अलग छोटे-छोटे टुकड़ियों में बटा हुआ था। हालांकि अधिकांश क्षेत्र में मुस्लिम शासक ही थे। जैसे दिल्ली सल्तनत में जो मुस्लिम शासन चल रहा था ना, अधिकांश क्षेत्र में ही मुस्लिम शासक ही थे। अगर बात करें बहमनी साम्राज्य की तो वहाँ 5 टुकड़ों में टूट चुका था वही बहमनी, समझ रहे हैं ना? और वह पांचों भाग में मुस्लिम शासन करते थे। लेकिन बात करें दक्षिण भारत की तो वहाँ कृष्ण देव राय, उनके नेतृत्व में एक विशाल विजयनगर साम्राज्य चल रहा था। और उसके अलावा अगर मेवाड़ साइड चले जाइए तो मेवाड़ वाले क्षेत्र में राणा सांगा थे, बहुत 7 फुट के लंबे शासक थे। वो उनके नेतृत्व में राजपूत शासन चल रहा था। और महाराणा राणा सांगा का एक बढ़िया नाम था राजपूत में, ठीक ना? और सभी शासक आपस में ही छोटे-छोटे शासक संघर्ष कर रहे थे। मतलब कुछ को अपना शासन था, कुछ जीतने के लिए लड़ रहे थे, ठीक ना? आपस में कुछ संघर्ष ही चल रहा था। यही कारण था कि बाबर के लिए एक उचित अवसर था कि वह भारत पे अटैक कर दे। और दूसरी ओर उसे भारत पे आक्रमण करने के लिए कई आमंत्रण भी मिले। आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि पंजाब शासक दौलत खान था ना, ये किसका चाचा था? इब्राहिम लोदी का चाचा था, है ना? इब्राहिम लोदी के नेचर से परेशान हो गया था। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे क्यों इब्राहिम लोदी के नेचर से परेशान था। क्योंकि इब्राहिम लोदी जो था उसका जो भाई था, क्या नाम था? जलाल खान। वह जौनपुर वाला क्षेत्र को भी इब्राहिम लोदी अपनाना चाहता था, ठीक ना? हथियाना चाहता था। तो चाचा लोग बोला कि काहे लड़ते हो दोनों भाई? क्यों मतलब तुमको जलन हो रहा है जलाल खान से? तो इब्राहिम लोदी सबसे मुँह लगा लिया कि बोला हम इससे लेना चाहते हैं, आप लोग को क्या मतलब है? ना ये
उलेमा का बात मानता था, ना धार्मिक गुरु को गरिया देता था, सबसे इब्राहिम दुश्मनी ही कर लिया। चाचा लोग को भी गरिया देता था, बस सब लोग मिल करके मन बना लिया कि इब्राहिम लोदी को अब किसी तरह धक्का मार के भगाना है, तो इससे अच्छा चलो बाबर का ही सपोर्ट करते हैं, और बाबर ही एक ऐसा हुआ सांप है जो इब्राहिम लोदी को डस लेगा, ठीक ना। तो सब मिल करके उसी प्लानिंग में जो पंजाब शासक दौलत खान है, वह इब्राहिम इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे दौलत खान, वह भी किसका गोर पकड़ने के लिए चल गए, बाबर का, ठीक ना। नोयता दिया, आइए आप अटैक करिए मेरे अपने परम भतीजा इब्राहिम लोदी पे, बहुत ही घमंड में चूर है, ठीक ना। और राणा सांगा के थ्रू भी इसको नोयता मिला था कि आइए आप, बाबर आइए, हम आपको बहुत ज़्यादा सेना से सपोर्ट करेंगे। राणा सांगा भी बोला था आप एक काम करिए, आप इब्राहिम लोदी को हटाइए। राणा सोंगा भी बहुत एकदम तेज तर्राक था, वो सोचा कि राणा सांगा कि हम तो खुद बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, राजपूत मेरे पास सेना बहुत ज़्यादा है, तो हम अपने खुद मजबूत हैं, तो एक काम करते हैं, अगर बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है तो हम बाबर को हरा देंगे। राणा सांगा ये सोचा, ठीक ना, सब अपना अपना फायदा ही सोच रहा था। तो राणा सांगा इस लालच से चल गया बाबर का गोड़ पकड़ने के लिए, आइए हम आपका आंतरिक रूप से आपको 50,000 सेना से सपोर्ट करेंगे, आप चुपचाप किस पे अटैक करिए, इब्राहिम लोदी पे अटैक करिए। सब लोग जाकर के बाबर का गोड़ पकड़ रहा था, और बाबर का भी मन बन ही गया कि अब हम इब्राहिम लोदी पे अटैक कर ही देते हैं। वह दिल्ली पे आक्रमण करेगा तो को राणा एकदम बोल दिया कि हम आपको सहायता देंगे, राणा सांगा उसको दावा दिया सहायता देंगे। इस प्रकार बाबर को थोड़ा हिम्मत भी मिला, थोड़ा उत्तेजित भी बाबर हुआ कि नहीं चलो अब हम अटैक करते ही हैं। और 1526 ईस्वी में बाबर मतलब भारत पर आक्रमण करता है, और यह बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण के रूप में साबित होता है। एक चीज आप मन में नोट कर लीजिए, बाबर 4 लड़ाई जो है ना अटैक करके सीमा पर ही जीता और फिर उसको छोड़ दिया, ठीक ना। बाबर यही गलती करते आया कि जीतता था छोड़ देता था। 5वां अटैक भारत के अंदर वाला क्षेत्र पर कर लिया कौन, बाबर, और इसे भी जीत लिया। इसे क्या किया बाबर, जीत लिया, और इब्राहिम लोदी को क्या किया बाबर, हरा दिया, ठीक ना। 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, और यह दिल्ली सल्तनत का मतलब लास्ट शासक के रूप में साबित हो गया इब्राहिम लोदी, ठीक ना। और एक चीज याद रखिए कि यह दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट शासक था जो युद्ध भूमि में ही मारा गया। इतना नाम घिना दिया, ही समझ रहे हैं ना, जो युद्ध भूमि ही क्या हुआ, मारा गया। बहुत बड़ा एकदम बेज्जती नाक कटा दिया ये पूरे दिल्ली सल्तनत का कि युद्ध भूमि में ही कौन मारा गया, इब्राहिम लोदी मारा गया, ठीक ना। और युद्ध में बाबर ने तोप का प्रयोग किया, बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति को अपनाया। एक जनजाति जो उज्बेक जनजाति है, उज्बेगों वाला, उसी से यह तुगलमा नीति सीखा था, ठीक ना, सीख कर प्रयोग किया। हालांकि उज्बेक एक मध्य एशिया की जनजाति है, ठीक ना, और तोप सजाने का प्रयोग उस्मानी पद्धति से किया, ठीक ना, उस्मानी पद्धति से तोप को सजाया। और कैसे तोप को सजाया जाए ताकि दुश्मन को अधिक हानि पहुंचाया जाए, कैसे तोप को स्टैंड करें, किधर खड़ा करें, कितना एंगल बनाए, कितना डिग्री पे, ये सभी चीज उस्मानी पद्धति से ही बाबर किया था, और ये सब एक जनजाति से बाबर सीखते हुए आया था। बाबर इतना युद्ध लड़ता था तो बाबर वहाँ से लेसन लेता था, ज्ञान लेता था कि युद्ध में एक्चुअली क्या क्या कुछ नया सीखने को मिल रहा है, उसको अपने अंदर रखते जाता था, ठीक ना। तोप को चलाने वाला एक उस्ताद जिसका नाम था उस्ताद अली कुली, बंदूक चलाने के लिए एक स्पेशल रखा था बंदूकची, ठीक ना। तो समझ लीजिए कितना भीषण युद्ध ही करना चाह रहा था। उस्ताद भी था, बंदूकची भी था, और बाबर का सेना लगभग 12,000 का था। इब्राहिम लोदी का सेना उस वक्त लगभग 1 लाख से ऊपर का सेना था। फिर भी बाबर उसको जीतने का क्या रखता था, दम रखता था, क्योंकि बाबर का सेना में दम नहीं, बाबर के सीने में दम था, ठीक ना। जीतने का दम रखता था 12,000 सेना के ही साथ। तोप भी था, बंदूक भी था, उस्ताद अली कुली, उस्ताद मुस्तफ़ा, बड़े बड़े एक्सपर्ट इस बाबर के सेना में थे। और बाबर को थोड़ा सा इतना युद्ध जीत लिया था, बाबर के अंदर थोड़ा सा आ गया था घमंड कि हाँ हम जीतेंगे ही, और जीता भी, कॉन्फिडेंस हाई था।
कहा जाता है कि युद्ध सुबह-सुबह शुरू हुई और दोपहर तक खत्म हुई और रिजल्ट में बाबर पूरी तरह जीत चुके थे और इब्राहिम लोदी स्पॉट डेथ हो गया था। बाबर ने 1526 को खुद को बादशाह घोषित कर दिया। आप समझ लीजिए कि 21 अप्रैल के ही दिन 1526 को वो अपने आप को खुद को बादशाह घोषित कर दिया। बोला कि अब हम हिंदुस्तान का क्या है, बादशाह हैं, और भारत पे शासन स्थापित कर लिया। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, लोगों को बाबर ने उदारता, बहुत दयालु का इंट्रोडक्शन दिया। जितने भी उनके जनता थे, जो काबुल में रहते थे, या फिर जितने भी सैनिक थे, उन्हें वह चांदी के सिक्के बंटवाया खुशी से। बोला कि अब हम जीत चुके हैं, भारत में अब मेरा शासन आ गया है। चांदी का सिक्का दिया, एकदम बंटवाया दबा करके, ठीक ना। बाद में लोगों ने बाबर को कलंदर की उपाधि दी। हालांकि राणा सांगा ये सोच रहा था कि बाबर ठीक गजनबी के तरह ही भारत आएगा और धन लूट कर जाएगा, लेकिन ये राणा सांगा का सपना पूरा नहीं हुआ और राणा सांगा का भी मुकान बन गया जब बाबर दिल्ली को अपना गद्दी बना के शासन करने लगा। ठीक ना। सोचिए राणा सांगा क्या सोचा था इब्राहिम लोदी को ही मारेगा और धन उन लूट के चल जाएगा और फिर हम आराम से, राणा सांगा सोचा था हम जा करके खुद दिल्ली के गद्दी पे क्या करेंगे, शासन करेंगे। लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एक्चुअली बाबर का जो, मतलब कैसे बताएं, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा राणा सांगा सोचा था। बट एक्चुअली बाबर का जो भटकने वाला जीवन चल रहा था ना, वह समाप्त हो गया, ठीक ना। वह अपना जीवन में स्थिरता लाया और कहीं एक जगह ठीक कर शासन करना शुरू किया बाबर। ये बहुत हमको पढ़ के बढ़िया लगा, ठीक ना। क्योंकि बाबर जो इतना भटक रहा था, ऐसा बाबर के लाइफ में कुछ हुआ नहीं। पहले वो भटक रहा था तो ठीक था, उसको स्थिरता नहीं मिल रहा था। भारत का दिल्ली के गद्दी पे उसको एक जगह मिल गया जहाँ उसको एक सरकारी नौकरी है, यहाँ टिक के वह शासन कर सकता है। और उस बाबर के मन में आ गया था कि जब उसे यहाँ टिक के शासन करना है तो उसे एक लोग को और हराना पड़ेगा, एक लोग को और हराना पड़ेगा, वह है राजपूत, ठीक ना। राणा सांगा का परिवार को हराना ही पड़ेगा, तब वह दिल्ली में आराम से सांस लेके शासन कर सकता है, ठीक ना। यह जगह तो मिल गया था दिल्ली। जब उसने सल्तनत वंश को समाप्त करके और मुगल वंश को स्थापित स्थापित कर दिया, तो चलिए आप देखते हैं 16 मार्च 1527, ठीक ना, 27 को जो खानवा का युद्ध हुआ राजपूत राजा राणा सांगा एवं बाबर के बीच। राणा सांगा बहुत ही मजबूत जिगर का था, 7 फीट का लंबा था, चौड़ा था, और वो इब्राहिम लोदी के तरह डरपोक नहीं था। राणा सांगा अपने कम सेना के साथ ही बाबर पे क्या किया, लड़ने का एकदम मन बनाया। और याद रखिएगा कि उसने अपने जीवन काल में एक बहुत बड़ा योद्धा था राणा सांगा, ठीक ना, जिसने अपने जीवन में लगभग 100 से अधिक लड़ाई जीता ही था। कौन? राणा सांगा। उस उसके बदन पे लगभग 80 से अधिक घाव था। राणा सांगा का शरीर देखिएगा तो 80 से अधिक घाव था राणा सांगा के शरीर में। और इतना बड़ा योद्धा था कि उसने अकेले ही युद्ध लड़ने का मन बनाया, किससे? बाबर से। और बाबर को यह पता चल गया था कि अगर युद्ध से भारत में अच्छे से टिक के रहना है, अस्थाई रूप से रहना है, तो उसे राणा सांगा को भगाना ही पड़ेगा, हराना ही पड़ेगा, जो उत्तर भारत के एक महान शक्तिशाली शासक के रूप में महाराणा राणा सांगा था, ठीक ना। बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध एक भाषण दिया अपने सैनिकों को, और अपने बाहर मतलब जो जनता लोग थे, जनता के बीच में भाषण दिया और विश्वास दिलाने लगा कि फौज, अपने जो फौज था, सैनिक था, उसको मोटिवेट भी किया बाबर, ठीक ना। मोटिवेट किया कि भाई साहब टेंशन मत लो, अगर राणा सांगा मजबूत है तो हम भी कोई कमजोर नहीं है। और इतना ज़्यादा मोटिवेशन दिया ना बाबर अपने सैनिकों को कि सैनिक के धमनी में खून तेज दौड़ने लगा। और बाबर अपने सैनिक को बहुत अच्छा ट्रेनिंग देता था, ठीक ना, मोटिवेट करता था कि तुम हार नहीं सकते, तुम हमेशा जीत सकते हो, तुम नहीं तो कौन, ठीक ना, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट देता था अपने सैनिक को। तो बाबर ने कसम खिलाया कि जब तक हमारे शरीर में जान रहेगा, हम मरते दम तक लड़ते रहेंगे और लोगों को उत्साहित करने का प्रयास करेंगे।
बाबर ने जिहाद का नारा लगा दिया। अब आप सोचेंगे जिहाद क्या होता है? तो जिहाद के नारा के साथ-साथ सबको शराब छोड़ने की बात कही जाती है और मुस्लिम धर्म का एक इज़्ज़त प्रतिष्ठा की बात हो जाती है कि जब तक वह युद्ध जीतेगा नहीं, तब तक वो कोई गलत काम करेगा नहीं। और जितना भी शराब का पेटी है सबको तोड़वा दिया बाबर। बोला अपने सैनिक तुम शराब वगैरह नहीं पिएगा, अभी तुम रगड़ के ट्रेनिंग करेगा। किस लिए ट्रेनिंग करेगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम में तुमको जीतना है, वह राणा सांगा को हराना है, ठीक ना? कोई दिक्कत? और यह युद्ध के लिए बहुत ज़्यादा क्या दिया ये? ट्रेनिंग दिया अपने सैनिकों को। चलिए, आ रहा अच्छे से समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अपने सैनिक को ये कहा कि तुमको ये युद्ध क्या लेना है भाई साहब, बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है ये युद्ध, ठीक ना? बाबर ने अपने सैनिक को कहा और जिहाद का नारा लोगों के बीच में लगवा दिया कि यह युद्ध किसी न किसी कीमत पे जीतना ही है, ठीक ना? बाबर जल्दी हारने वालों में से नहीं था, ठीक? इस्लाम की रक्षा के लिए लड़ा गया लड़ाई को ही क्या कहते हैं? जिहाद कहते हैं। इसीलिए एक जिहाद का नारा लगा दिया तो सभी मुस्लिम लोग बहुत सपोर्ट करने लगे बाबर को और बाबर के पास कोई कारण ही नहीं था कि वह राणा सांगा से लड़े झगड़े, कोई कारण ही समझ नहीं आ रहा था अटैक करने का। तो बाबर सोचते 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 सोचा कि अच्छा, वही राणा सांगा है ना जो हमको नोइता देने के लिए आया था और बोला क्या था? 50,000 प्लस सेना से आपको हेल्प करेंगे। किया तो एको सेना से हेल्प नहीं, इसी कारण से हम राणा सांगा से लड़ेंगे। इसको बहाना मिल गया, ठीक ना? राणा को लगता था बाबर भारत में धन लूटकर वापस चला जाएगा, बट हुआ एकदम उल्टा। हालांकि खानवा की लड़ाई में बाबर की ही जीत हुई और राणा घायल हो गए। बाबर इतना गुस्सा से युद्ध लड़ा कि उसने राजपूत के गर्दन को काट दिया और सिर पे सिर रख के बहुत बड़ा मीनार सा खड़ा कर दिया, पहाड़ बना दिया। मुंडी पे मुंडी मतलब इंसान का सिर को काट करके खानवा के युद्ध में बाबर देखिए कितना बड़ा तमाशा किया कि मुंडी पे मुंडी रख के पहाड़ बना दिया, सभी सैनिक का मुंडी पे मुंडी रख के पहाड़ बना दिया, ठीक ना? और उसने लोगों के बीच में यह दिखाया कि हमने जिहाद को सफल बनाया, ठीक ना? अब हमारा धर्म सेफ है, मुसलमान धर्म। युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की क्योंकि उसने बहुत राजपूतों के गर्दन काट काट कर मीनार बनाया था, पहाड़ बनाया था, टीला बनाया था। बाद में 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा। हालांकि आपको एक बात याद रखना है कि जब चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर लड़ता है ना? तो मतलब बाबर ने भारत के अंदर चंदेरी का युद्ध लड़ा, ठीक ना? एक चीज आप याद रखिए कि ऐसे ही नहीं, पानीपत, खानवा, चंदेरी, कुल मिलाकर बाबर 4 युद्ध लगातार लड़ा। पानीपत 1526 जीत गया, खानवा राणा सांगा के साथ 1527 जीत गया, चंदेरी 1528 और घाघरा 1529। यह 4 का चारों युद्ध कौन जीता? बाबर जीता ही है। और 1530 ईस्वी में वह खुद मर जाता है, बाबर खुद मर जाता है और मालवा और बुंदेलखंड के सीमा पर चंदेरी था और चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, जो बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है चंदेरी, वह एक बहुत बड़ा व्यापारी क्षेत्र था और चंदेरी का जो एक राजा था उसका नाम हमको थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ, चंदेरी का राजा मेदनी राय था। क्या था? मेदनी राय। अब मेदनी राय कौन था, ये आपके मन में उठ रहा होगा क्वेश्चन कि मेदनी राय कौन था? तो मेदनी राय राणा सांगा का सरदार था, मतलब राणा सांगा का बहुत घनिष्ठ मित्रता था मेदनी राय से। ये चंदेरी में रहकर शासन चलाता था और एक राजपूत राजा था जो राणा सांगा की सहायता की। कौन सा युद्ध में? खानवा का युद्ध। जब राणा सांगा लड़ा था ना, किसके साथ? बाबर के साथ। तो यही मेदनी राय इसको बहुत बड़ा सहायता दिया। हालांकि चंदेरी के युद्ध में बाबर मेदनी राय को कहा कि तुम
सरेंडर कर दो बिना युद्ध किए, लेकिन मेदिनी राय को यह चैलेंज स्वीकार नहीं तो नहीं। 15 बोला हम युद्ध करेंगे, हम बिना लड़ाई किए तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपसे लड़ेंगे ही। ये मेदिनी राय जो है ना, बहुत ज्यादा सेना से मदद किया था, किसको, राणा सांगा को। किसके विरुद्ध लड़ने के लिए, बाबर के विरुद्ध लड़ने के लिए। लेकिन ये जो मेदिनी राय है, जब इसके बारे में पता चला तो बाबर हल्ला करके बोला तुम खुद सरेंडर कर दो। तो बोला नहीं नहीं, हम सरेंडर नहीं करेंगे, आपको हमसे भी युद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि राजपूत लोग जल्दी झुकता नहीं है, राजपूत को इज्जत बहुत प्यारा है, ठीक ना। राजपूत जल्दी मुस्लिम के सामने झुकना पसंद नहीं करता है। तो मेदिनी राय को यह चैलेंज स्वीकार नहीं था, और 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ। और इस लड़ाई में बाबर जो है सरदार मेदिनी राय को पराजित कर दिया, और मेदिनी राय की जो सुंदर सुंदर दो पुत्री थी उसको पकड़ लिया बाबर, और उसको पकड़ के अपने बेटा हुमायूं, एक 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 सुंदर बेटी हुमायूं को सौंप दिया। बोला जो करना है इसके साथ करो, ठीक ना। एक दूसरा सुंदर जो बेटी मेदिनी राय की थी उसको पकड़ के कामरान को दे दिया, दूसरा बेटा था बाबर का कामरान। एक कामरान को दे दिया, एक हुमायूं को दे दिया। बोला जो करना है करो, ये तुम्हारे लिए पापा की तरफ से गिफ्ट है। देखो कैसा होता है मुस्लिम का संस्कार, दिख रहा है ना कि बाबर लोग लड़की को कैसे खिलौना पूछता था। यहीं से हम देख लिए हैं, ठीक ना। इससे आप लोग को भी पता चल गया होगा कि कितना बड़ा खिलौना ये बाबर पूछता था लड़की को। एक गिफ्ट हुमायूं को एक बेटी, या दूसरा बेटी मेदिनी राय का कामरान को। अब बोला जो करना है करो। भाई साहब मेरा तो माथा हिल गया ये पढ़ करके, है ना। और बाबर ने जिहाद का नारा दिया, और चंदेरी के युद्ध में बाबर ने राजपूत का सिर काट करके ठीक वैसा ही टीला बनाया जैसा कि उसने इससे पहले खानवा के युद्ध में बनाया था। और इस प्रकार बाबर भारत में 2-4 लड़ाई लड़ी, और भारत में बाबर टिक गया। सब राजपूत को हरा करके बाबर ही जीत रहा था, तो बाबर इस प्रकार से भारत में क्या हुआ, टिक गया। हालांकि बाबर ने खानवा के युद्ध के दौरान राणा सांगा को हराया, पराजित किया। चंदेरी में मेदिनी राय को हराया, पराजित करते चला गया। और भारत का सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में बाबर दिखने लगा, और जिसके बाद वह टिक के अपना शासन करना आरंभ कर दिया। ये घाघरा का युद्ध इब्राहिम लोदी के जो भाई थे, क्या नाम था उसका, मोहम्मद लोदी, ठीक ना। वह भी मुसलमान था, कट्टर मुसलमान था, ठीक। वो बिहार के क्षेत्र में शासन कर रहा था, और वहां से बाबर के सीमा में प्रवेश करना चाहता था, क्योंकि वह अपना सेना तैयार कर रहा था और बाबर को बार बार तंग करता था, ठीक ना। बाबर अपना काम कर रहा था, और उसको बार बार ये मेदिनी राय जो इब्राहिम लोदी का भाई था, वो बिहार के क्षेत्र में रहता था, और ये भी सोचता था कि हम भी दिल्ली का शासक बने बाबर को हटा करके। ये बाबर को बार बार तंग कर रहा था। बाद में जब बाबर अफगानी, मतलब बाबर को जब बाद में पता चला, है ना, मतलब अफगान से जब युद्ध हुआ तो मतलब अफगान जो है बिहार छोड़कर भागने लगा। कौन, जो बताए थे नाम, उसका नाम क्या था। थोड़ा सा मुंह दर्द कर रहा है, 1 घंटा से बोल ही रहे हैं ना तेज आवाज में। 1 मिनट में बता रहे हैं, रुकिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने दीजिए। ये जो आपका था बिहार में मोहम्मद लोदी, ये बिहार वाला क्षेत्र में था, ठीक ना। और जब बाबर इसको युद्ध के लिए चुनौती दिया ना बाबर, तो वो अफगान भागने लगा, बिहार से अफगान, है ना, भागने लगा। और बाबर को जब पता चला कि मोहम्मद लोदी अफगान की तरफ भागने लगा है, तो बाबर भी अपना घोड़ा से स्टार्ट कर दिया उसको पकड़ना। और घाघरा नदी के सामने तट पे वो पकड़ा भी गया था, और तट पे ही युद्ध आरंभ हो गया बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में। और इसलिए इस युद्ध का नाम क्या पड़ा, घाघर का युद्ध, क्योंकि घाघर नदी के किनारे ही पकड़ा गया था। और ये युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। और इस युद्ध के बाद मोहम्मद लोदी बंगाल के साइड भाग गया, क्योंकि किसी तरह मोहम्मद लोदी अपना गोर मोड़ पकड़ करके जान बचा लिया, और बाबर को ही जीत मिल गई थी। और बाबर जो था भारत के अंतिम युद्ध, मतलब जो बाबर फिर तो बाद में 1529 में घाघरा का हुआ, और 1530 में बाबर मर भी गया।
तो बाबर का यह घाघरा का युद्ध अंतिम युद्ध साबित हो गया, क्योंकि 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु पर भी अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात कहते हैं। कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं पता है, कि बाबर की जो मृत्यु हुई है वह क्लाइमेट चेंज होने के कारण हुई, क्योंकि मध्य एशिया से भारत आया तो उसके अकॉर्डिंग बाबर ढल नहीं पाया भारत के इस इन्वायरमेंट में, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाबर को अफीम भांग शराब पीने के बहुत बड़ा लत था, तो वही पीते पीते बाबर की मृत्यु हो गई, बीमारी हो गई, कैंसर हो गई, इस वजह से मर गया। कुछ गुलबदन बेगम द्वारा एक बुक लिखा गया हुमायूं नामा, उससे पता चलता है कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की जो माँ थी वो खीर खिलाई थी बाबर को, ठीक ना। और शायद उसमें कुछ स्वीट पॉइजन मिला दी होगी, तो कुछ दिन के बाद धीरे धीरे उसके शरीर में असर करने लगा, इस प्रकार से बाबर की मौत हो गई। बाबर ने आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया, ठीक ना। बाबर ही करवाया था आगरा में आराम बाग का निर्माण, और उसी आराम बाग में बाबर को दफना दिया गया। बट बाबर ने एक अपनी आत्मकथा लिखा, उसमें लिखा था बाबर क्या पता है, इसमें बाबर कहा था कि मुझे जो है मेरी बॉडी को काबुल में दफनाया जाए, मैं वहीं चाहता हूँ गड़ना, ठीक ना, मेरे बॉडी को काबुल में दफनाया जाए। फाइनली बाबर का बॉडी फिर वहाँ से उखाड़ा गया। कहाँ से उखाड़ा गया, जो आराम बाग आगरा में आराम बाग था वहाँ से उसकी लाश को फिर उखाड़ा गया, और फिर जा कर के कहाँ दफनाया गया, काबुल वाले क्षेत्र में दफनाया गया। क्योंकि जब वो पढ़ा गया था बाबरनामा, तो फिर उसमें जो लिखा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग काम हुआ, ठीक ना। और वीडियो भी देखिए 50-60 मिनट का हो गया है, 51 मिनट का, ठीक ना। फिर से उसकी लाश को दफनाया गया, और बाबर ने तुजुक ए बाबरी बुक लिखा, वो तुर्क भाषा में लिखा हुआ था, और इसे बाबर नामा के रूप में भी कहा जाता है, ठीक ना। फर्स्ट मुगल शासक जिसने अपना आत्मकथा लिखा वो बाबर ही था। इसके बाद रिसाल ए उशज नामक पुस्तक, जिसे खत ए बाबरी भी कहा जाता है, इसकी भी रचना किया था, ठीक ना। मुबयान नामक पद शैली की शुरुआत, मुबयान नामक पद शैली की शुरुआत जो काफ़ी प्रचलित रही है, वो लेखन शैली होता है मुबयान, एक लेखन शैली, ठीक ना, बहुत प्रचलित हुआ। ये जो पद्यांश गद्यांश पढ़े हैं ना, मुबयान नामक पद्यांश शैली जो होता है, ये एक लेखन शैली होता है, ये भी बाबर के द्वारा ही लिखा जाता था, ये काफ़ी प्रचलित हुआ था उस वक्त। उसके बाद शाहरुख नामक सिक्का चलाया था बाबर, सिल्वर कॉइन, जो कि बहुत फेमस हुआ था उस वक्त, ठीक ना। और बाबर के द्वारा चलाया गया सिक्का भी बहुत फेमस रहा। बाबर के सेना द्वारा मीर बांकी, जो बाबर के सेना थे, ठीक ना, मीर बांकी नामक सेना ने राम मंदिर को तोड़वा दिया, उस वक्त हटा दिया था, उस वक्त राम मंदिर था भारत में, और मीर बाकी जो सेना थे वो राम मंदिर को तोड़वा करके बाबरी मस्जिद बनवाया। आज भी उस पर केस चला और हमारा हिंदू धर्म केस जीत लिया, और उस पर आज राम मंदिर बन रहा है, ठीक ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग था ये बाबर की स्टोरी। और अगर आपको मेरा स्टोरी कम से कम 2 बार सुन लेंगे तो आपको पूरा बाबर की कहानी याद हो जाएगी। इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट वीडियो हुमायूं पे लाएंगे, जो कि वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक ना। और आप मेरे ट्रिक वाले वीडियो, आप मेरे स्टोरी वाले वीडियो को सपोर्ट करिए, इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।